हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के एक चैप्टर निगरानी और सेंसरशिप चीन और भारत को पढ़ेंगे। हम चीन और भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ की सरकार कई सारी चीज़ों पर, जैसे कि जो मीडिया के साधन है उस पर सेंसरशिप किस तरह से लगाती है, क्या किस तरह से निगरानी रखती है। तो ये सारी बातें होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द या बहुत ही शॉर्ट में इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो में पूरी तरह इंक्लूड किया जाए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी वीडियो आप समझ सकें। तो चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें पढ़ेंगे। सेंसरशिप वगैरह को हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। सेंसरशिप का तात्पर्य है, तो सेंसरशिप एक ऐसा माध्यम है जो इस बात की निष्पक्ष जांच करता है कि सार्वजनिक डोमेन में क्या प्रसारित किया जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताया जा रहा है कि सेंसरशिप होता क्या है। तो सेंसरशिप वो चीज़ होती है जो जिसके माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि क्या चीज़ सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी कि पब्लिक में दिखाई जानी चाहिए या पब्लिक को बताई जानी चाहिए, क्या नहीं। तो आप कह सकते हैं कि सेंसरशिप एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत डिसाइड किया जाता है कि कौन सी चीज़ पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, कौन सी सूचना पब्लिक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हालांकि आप सेंसरशिप को कई बार एक प्रतिबंध यानी कि एक रोक के रूप में भी समझ सकते हैं कि कई बार आपने सुना होगा कि इस फिल्म के ऊपर सेंसरशिप लगा दी है सरकार ने। तो इसका मतलब तो यही होता है कि सरकार ने उस फिल्म पर रोक लगा दी है, बैन लगा दी है। तो इसके रूप में भी आप सेंसरशिप को समझ सकते हैं। भारतीय कानून में सेंसरशिप शब्द ने अक्सर आम लोगों, राजनेताओं, विचारकों, संगठनों और विभिन्न अन्य समूहों के बीच जोरदार बहस को जन्म दिया है। हालांकि सेंसरशिप के अर्थ, संचालन के आधार एवं व्याख्या के कई ऐसे आयाम हैं जो इस आमतौर पर ग्रहण की गई परिभाषा से परे हैं और इसके आवेदन और अवलोकन की प्रक्रिया में व्यक्तिनिष्ठ हैं। इससे सेंसरशिप कानून का दुरुपयोग होने का खतरा बना रहता है। तो कई बार जब हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं सेंसरशिप के, इसका संचालन किस तरह का होना चाहिए, इसकी व्याख्या क्या है सेंसरशिप की, तो इसके कई आयाम हैं, मतलब इसके कई मीनिंग निकल के सामने आती है, जिस कारण से कई बार इसके दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। भारत के संदर्भ में सेंसरशिप कानून सार्वजनिक डोमेन में आने वाले प्रत्येक विषय को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेते हैं। विज्ञापन, थिएटर, फिल्में, श्रृंखला यानी कि जो सीरीज आती हैं, संगीत, भाषण, रिपोर्ट, बहस, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, नाटक, कला, नृत्य, साहित्य, लिखित, वृत्त चित्र या मौखिक कार्यों के कोई भी रूप। तो देखिए दोस्तों, ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं ये सेंसरशिप के क्षेत्र में आती हैं। मतलब ये सार्वजनिक डोमेन में आने वाले जितने भी विषय हैं, भारत में जितने भी विषय जो सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, तो वो सभी सेंसरशिप कानून के अधीन आते हैं। जैसे कि भाषण देना हो गया, फिल्में हो गई, थिएटर हो गए, रिपोर्ट कई सारी तैयार की जाती है, नाटक, नृत्य वगैरह बहुत सारी चीज़ें ये। इस प्रकार ऐसे कई उदाहरण हैं जब भाषणों और सार्वजनिक अभिव्यक्ति के अन्य रूपों को अपमानजनक, अभद्र, अनैतिक एवं सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ या धार्मिक भावनाओं को आहत करने के कारण सार्वजनिक डोमेन से हटा दिया गया है। वस्तुतः ये ऐसे पैरामीटर जिनकी कोई विशिष्ट परिभाषा या उचित रूपरेखा तय नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब सेंसरशिप की कोई एक ये लिमिट नहीं है कि बस अगर ये चीज़ें अगर किसी चीज़ में शामिल हैं तो उस फ़िल्म को या कोई भाषण है तो उसको हटा दिया जाएगा। तो कई बार नई-नई चीज़ें इसमें सामने आती हैं, जब लगता है कि ऐसी कोई भी ऐसा भाषण जो कि अभद्र है, सही नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं फैलाया जा सकता, तो उसको डिलीट कर दिया जाता है या उस पर रोक लगा दी जाती है। भारत में इसकी कार्यप्रणाली। सेंसरशिप प्रक्रिया संबंधित प्राधिकारी या नामित निकाय द्वारा की जाती है।
सेंसरशिप का प्रयोग भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न कानूनों और प्राधिकरणों के माध्यम से, जैसे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, भारतीय प्रेस परिषद, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952, केबल टेलीविज़न अधिनियम आदि जैसे विभिन्न डोमेन में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो भारत में सेंसरशिप की जो प्रणाली है या जो कार्य प्रणाली है, वो कैसे कार्य करती है? तो अलग-अलग विभाग बने हुए हैं इसके लिए। सेंसरशिप की जो प्रक्रिया है वो संबंधित विभाग के द्वारा पूरी की जाती है। जैसे कि यहाँ पर कई सारे विभाग हैं जो कि सेंसरशिप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि भारतीय दंड संहिता एक विभाग तो नहीं है, बट ये कानून है जिसके तहत कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इस आईपीसी की धारा जानते हैं ना आप, आईपीसी, और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी। इसके अलावा फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है जो कि फिल्मों के ऊपर सेंसरशिप लगाता है। तो अब हम इन्हें भी अच्छे से समझेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 95 कुछ सामग्री या प्रकाशनों को जब्त करने की अनुमति देती है। इस धारा के तहत यदि किसी समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज या जहां भी यह मुद्रित होते हैं में कोई ऐसा मामला है जिसे राज्य सरकार राज्य के लिए हानिकारक मानती है, तो वह एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा दंडनीय होगा। इसके तहत मजिस्ट्रेट आपत्तिजनक प्रकाशनों की तलाशी के लिए वारंट जारी करने की अनुमति दे सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब बात कर रहे हैं कि भारत में सेंसरशिप की क्या कार्य प्रणाली है, तो किस तरह से भारत में सेंसरशिप काम करती है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कई सारे विभाग हैं या कई सारे तरीके हैं जिसके तहत भारत में सेंसरशिप लागू की गई है। तो एक है सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, जिसके तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं। कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि कोई पुस्तक लिखी गई है या कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सामग्री है जिससे कि राज्य के लिए खतरा पैदा है, राज्य की जो जनता है उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है, तो राज्य सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से उसे दंड दे सकती है, या उसके ऊपर जिस भी व्यक्ति ने उस सामग्री को फैलाया है या उस किसी चीज़ का प्रकाशन किया है जो राज्य के लिए खतरा है, तो उसको दंड दिया जा सकता है। और इसके लिए मजिस्ट्रेट एक वारंट जारी कर सकता है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, और जो भी आपत्तिजनक प्रकाशन था उसे समाप्त किया जा सकता है या उसे बंद किया जा सकता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन ब्यूरो सीबीएफसी वो विभाग है जो फिल्मों को ध्यान से देखता है, फिर उसके ऊपर सेंसरशिप लगाना है नहीं लगाना इस पर विचार करता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन ब्यूरो सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 के तहत संचालित एक वैधानिक निकाय है। तो देखिए दोस्तों, ये एक वैधानिक एक लीगल निकाय है, संस्था है, जो कि एक अधिनियम बना था 1952 में, सिनेमेटोग्राफी अधिनियम, और उस अधिनियम में जो भी बातें लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपना काम करता है। यह सार्वजनिक डोमेन में लाई जाने वाली फिल्मों की सामग्री को नियंत्रित करता है। सीबीएफसी फिल्मों के पूर्व प्रमाणन की प्रणाली का पालन करता है। प्रसारक प्रदत्त प्रमाणन का पालन करने के लिए कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के तहत दिशा निर्देशों से बंधे होते हैं। तो जो भी फिल्म बनाते हैं, जो भी फिल्म प्रसारित करते हैं, वो इसके कानूनों से बंधे रहते हैं, इसके कानूनों को वो ध्यान में रखते हैं। वर्तमान में फिल्मों को 4 श्रेणियों के तहत प्रमाणित किया जाता है। यू एंड वाई, यू एंड ए, फिर यू एंड एस। तो देखिए दोस्तों, 4 वर्गों में फिल्म को बांटा गया है इसके द्वारा। पहला है अति प्रबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी, जिसे यू श्रेणी में रखा गया है। और दूसरा है अति प्रबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी लेकिन सावधानी के साथ 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के विवेक की आवश्यकता, यू एंड ए। और तीसरा है अवयस्कों के लिए प्रतिबंधित, जिसे ए नाम दिया गया है। चौथा है व्यक्तियों के किसी विशेष वर्ग के लिए प्रतिबंधित, एस।
तो देखिए दोस्तों, फ़िल्म को यहाँ पे 4 तरह से डिवाइड किया गया है, जिसमें लिखा है यू। यू का मतलब कि बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा सकता। यू स्लैश ए का मतलब है कि जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो तभी देख सकते हैं जब माता-पिता चाहें। और जो ए कैटेगरी में फ़िल्म आ रही है या आती है, तो वो जो अवयस्क लोग हैं, जो पूरी तरह वयस्क या बड़े नहीं हुए हैं, उनके लिए पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। और एस वर्ग में कुछ विशेष या एक विशेष वर्ग है तो उसके लिए प्रतिबंधित किया जाता है। तो इस तरह फ़िल्म को 4 वर्गों में बाँट कर एक तरह से आप कह सकते हैं ये भी एक तरह की सेंसरशिप है कि आप अवयस्कों के लिए प्रतिबंधित कर रहे हो, मतलब एक कैटेगरी के लिए आपने उस पर सेंसर लगाया है। तो इसे भी आप सेंसरशिप के दायरे में ले सकते हैं कि इस तरह से जो फ़िल्म बोर्ड है, केंद्रीय फ़िल्म बोर्ड, वो सेंसरशिप का प्रयोग करता है। अब आता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। यह एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है जिसे प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत स्थापित किया गया था। यह प्रेस के लिए स्वनियामक निकाय के रूप में कार्य करता है और मीडिया डोमेन में आने वाली चीज़ों को नियंत्रित करता है। यह निकाय मीडिया कर्मियों और पत्रकारों द्वारा आत्म विनियमन की आवश्यकता पर जोर देता है और बड़े पैमाने पर मीडिया सामग्री के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या यह प्रेस नैतिकता और सार्वजनिक हित के खिलाफ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, पब्लिक प्लेस में कोई बेकार इन्फॉर्मेशन ना जाए, प्रेस कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन ना दे जो कि सही नहीं है। तो इसके लिए प्रेस काउंसिल है जो कि सेंसरशिप का प्रयोग करती है, यानी कि देखती है कि कहीं कोई प्रेस या कोई न्यूज़ चैनल कोई बेकार या कोई अफवाह तो नहीं फैला रहा है। कोई भी चैनल होते हैं, कई सारे चैनल होते हैं जो फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं या देश में सार्वजनिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखती है या ये भी देखती है ये जो प्रेस है कि कोई भी ऐसी जानकारी ना हो जिससे कि पब्लिक में एक बेकार इन्फॉर्मेशन जाए, तो वो इस तरह से सेंसरशिप का प्रयोग करती है। इसके साथ ही है केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम। ये अधिनियम एक इम्पॉर्टेंट अधिनियम है। यह अधिनियम वैसी सामग्री को भी फ़िल्टर करता है जिसे प्रसारित किया जा सकता है। केबल ऑपरेटरों पर नज़र रखने के लिए अधिनियम केबल ऑपरेटरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करता है। अब ये जो अधिनियम है ये फ़िल्टर का काम करता है। अब जो इन्फॉर्मेशन या जो भी चीज़ है जिसको प्रसारित किया जा रहा है, ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है, फैलाया जा रहा है मीडिया के माध्यम के द्वारा, तो ये उसको फ़िल्टर करता है कि भले ही वो प्रसारित करने योग्य है, ठीक है, बट उसे एक बार अच्छे से फ़िल्टर करता है कि कहीं उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि सही नहीं हो या जिसे हमें सार्वजनिक रूप से सबको नहीं बताना चाहिए या सार्वजनिक उसका प्रसारण नहीं करना चाहिए। तो ये एक तरह से फ़िल्टर भी करता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो केबल ऑपरेटर होते हैं उन पर नज़र रखता है। केबल ऑपरेटर समझ रहे हैं ना? जैसे कि हमारा डिश टीवी हो गया या वीडियोकॉन वगैरह जो भी है, तो ये केबल ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? ये मतलब एक केबल के द्वारा एक बहुत बड़े नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं, मतलब दूर-दूर तक की इन्फॉर्मेशन केबल के थ्रू फैलाते हैं। ये तो मैंने छोटी कंपनियों के एग्ज़ाम्पल आपको दिए हैं। बाकी केबल ऑपरेटरों में आप समझ सकते हैं जो भी केबल के द्वारा इन्फॉर्मेशन आ रही है जा रही है, जैसे कि इंटरनेट को भी आप शामिल कर सकते हैं। और जो कंपनियां इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करा रही हैं वो उन्हें आप केबल ऑपरेटर के रूप में समझ सकते हैं। तो ये इन पर भी नज़र रखता है ये अधिनियम, और इनका रजिस्ट्रेशन करना, ये जो केबल ऑपरेटर हैं इनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य है, मतलब कंपल्सरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई केबल ऑपरेटर नहीं खोल सकता। यह केबल ऑपरेटर द्वारा प्रसारित की जाने वाली सामग्री को विनियमित करने के लिए प्रावधान भी करता है। केबल टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारण के पूर्व यह CBFC द्वारा श्रेणी U यानी कि अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी के तहत फ़िल्म के प्रमाणन को अनिवार्य करता है, भले ही फ़िल्म भारत में निर्मित हो या विदेश में। तो देखो दोस्तों, ये जो अधिनियम है ये एक तरह से फ़िल्टर करने का ही काम कर रहा है। ये पूरी तरह देखता है कोई भी चीज़, भले वो फ़िल्म है, तो देखता है ये पूरी तरह कि उसमें क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये जो फ़िल्म प्रसारण जो बोर्ड है मतलब उसके अधीन ये थोड़ा-सा उससे कनेक्टेड है। मतलब कि ये इस अधिनियम के तहत
कोई भी फ़िल्म है या कोई भी चीज़ है तो उससे पहले जो जो फ़िल्म प्रसारण जो भी बोर्ड था उससे पास होना अनिवार्य है। उसका प्रमाण पत्र उस फ़िल्म के पास होना चाहिए, भले ही वो फ़िल्म भारत में निर्मित हो या विदेश में। अगर उसे भारत में चलाना है तो पहले जो फ़िल्म बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड है, उसकी परमिशन लेनी होगी, उससे प्रमाण पत्र लेना होगा। यह अधिनियम सरकार को केबल ऑपरेटरों, चैनलों या कुछ कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है, जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम कोड या दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी केबल ऑपरेटर है या न्यूज़ चैनल है या दूसरे भी चैनल हैं, कुछ भी है, अगर वो सरकार के इस अधिनियम का उल्लंघन करते हैं तो सरकार के पास पूरी शक्ति है कि वो इनसे निपट सकते हैं या सेंसरशिप का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इस अधिनियम के द्वारा सरकार को काफ़ी शक्तियाँ दी गई हैं। इसी के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नए आईटी नियम 2021, अब इन नियमों को भी जानना जरूरी है। सोशल मीडिया की वृद्धि दर को देखते हुए इसकी सेंसरशिप भारत में चिंता का विषय रहा है, क्योंकि हाल के दिनों तक यह किसी भी सरकारी प्राधिकरण और विशिष्ट विनियमन की प्रत्यक्ष देखरेख में नहीं था। वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करता है एवं विशेष रूप से धारा 67A, 67B, 67C और 69A में विशिष्ट नियामक खंड शामिल हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा-सा यहाँ पे जो सोशल मीडिया आया है, ये बहुत पुराना नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इस वजह से इसे जब ये आया शुरू-शुरू में तो इस पर कोई भी सरकारी कुछ ख़ास नियंत्रण नहीं था। सरकार का कोई स्पेशल कोई विभाग या बोर्ड नहीं था जो कि सोशल मीडिया पर निगरानी रख सके या इसे नियंत्रित करे या इस पर सही से इस पर छानबीन करता रहे कि कहीं कोई फ़ेक न्यूज़ वग़ैरह तो नहीं फैलाई जा रही है। और ऐसा कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत ही फ़ेक न्यूज़ अगर फैलानी है या कोई सी भी न्यूज़ फैलानी है तो सोशल मीडिया एक बहुत ताकतवर चीज़ है। आप बहुत ही जल्दी कोई न्यूज़ फैला सकते हो और फ़ेक न्यूज़ हम देख रहे हैं कि कितनी सारी फ़ेक न्यूज़ेज़ आए दिन हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो अधिनियम था वो 2000 का था, पुराना था और मैंने धाराएँ बता दी थी कौन-कौन सी धाराएँ विशेष कानून बनाती थी। बट इसीलिए इसमें फिर 2021 का नियम बनाया गया 2021 का। तो इसीलिए अब है सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021, वही है कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, ये नियम है 2021 के। इन्हें आईटी अधिनियम 2000 के तहत एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स में संशोधन कर लाया गया था। तो संशोधन करके ये 2021 के नियम बने हैं ताकि फिल्मों, ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों, समाचार, समसामयिक मामलों की सामग्री और अमेजन, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्मों सहित डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के दायरे में लाया जा सके। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अब जो सोशल मीडिया है वो बहुत ही ताकतवर हो गया है, जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। तो नई-नई चीज़ें, ऑडियो विजुअल कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, समाचार हम देख रहे हैं कि मीडिया ऑनलाइन कितना पावरफुल हो गया है। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम वगैरह, तो इनके द्वारा इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से फैलाई जा सकती हैं और फैलाई जा रही हैं। तो अब इन सभी को भारतीय जो मंत्रालय है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसके अधीन लाया जा सके, इसलिए ये अधिनियम लाया गया था। 2021 का संशोधन अधिनियम ये वाला जो आईटी सेक्टर का है, ये लाया गया था। इस संशोधन के बाद लागू आईटी नियम 2021 में सोशल मीडिया, ओटीटी में हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स वगैरह आते हैं, डिजिटल समाचार और यहाँ तक कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप और वाइबर जैसे जो ऐप हैं के लिए नए अनुपालन और निवारण तंत्र शामिल हैं। तो अब ये संशोधन हुआ तो इसके लिए अब नए रूल्स रेगुलेशन शामिल हैं कि अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, निवारण तंत्र किस तरह का काम करेगा, ये सारी बातें इसमें हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने समझ लिया कि सेंसरशिप क्या है और किस तरह से भारत में ये कार्य करती है। अलग-अलग हमने देखा, प्रेस काउंसिल भी है भारत में दूसरे कई नियम बनाए गए हैं, केबल ऑपरेटरों के लिए कई सारे नियम बनाए गए हैं, न्यूज़ चैनलों के लिए कई सारे बोर्ड हैं और फिल्म के लिए
केंद्रीय बोर्ड है जो कि प्रसारण से संबंधित चीज़ें देखता है कि सेंसरशिप लगानी है नहीं लगानी। तो ये सारी चीज़ें हमने भारत के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक समझ लिया। देखिए दोस्तों, अब भारत में अगर हम देखते हैं तो सेंसरशिप का दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हुआ है। स्पेशली ये दुरुपयोग हमें देखने को मिलता है जब आपातकालीन व्यवस्था लागू थी भारत में। जब 1970 के दशक में, आपको याद होगा 1977 से पहले 1975 में लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये मानव अधिकारों का या जो ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे जो भी इंसान हैं, हम सबके जो नागरिक हैं भारतीय, उनके जो राइट्स थे, अधिकार थे, उसका उल्लंघन इस सेंसरशिप के द्वारा हुआ था। जैसे कि प्रेस के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड वगैरह के ऊपर कई सारे प्रतिबंध वगैरह लगाए थे, प्रसारण से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी सरकार उसको बहुत ही टाइटली नियंत्रित कर रही थी। तो आपातकाल का हमें एक अच्छा उदाहरण मिलता है कि जब सेंसरशिप का दुरुपयोग हुआ था। हालांकि देखिए, अभी हम एक तर्क, मतलब पक्ष और विपक्ष जब हम देखेंगे तो थोड़ा सा एक और आइडिया हमें समझ में आएगा कि आखिर सेंसरशिप क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं है ज़रूरी। बट यहाँ तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि देखिए, जो सेंसरशिप है ऐसा नहीं है कि वो लोकतांत्रिक देशों में नहीं पाया जाता। अगर हम अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो यहाँ पर भी सेंसरशिप से संबंधित अधिनियम हैं। बट सेंसरशिप इसलिए लाया जाता है लोकतांत्रिक देश में ताकि जो सद्भावना है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक जो प्लेसेस हैं, वहाँ पर सद्भावना बनाई जा सके। कोई दंगा ना हो, कोई विद्रोह ना हो, ऐसी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नागरिकों में ना फैले जिससे कि सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाए। तो इन सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप की आवश्यकता होती है और ये सही भी है, इतनी गलत नहीं है। बट अगर इसका दुरुपयोग किया जाता है, आप कोई चीज़ है जो कि नागरिकों के लिए ज़रूरी है, जिस चीज़ को देखना, नागरिकों को समझना ज़रूरी है, अगर आप उन चीज़ों पर भी सेंसरशिप लगा दोगे, ये इस डर से कि इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है, और जो कि ऐसा नहीं है। अगर मतलब फालतू में अगर सरकार ऐसा सोच के लगा रही है बस ऐसे अपने मन से ही, तो ये चीज़ गलत है, तो इसका ये दुरुपयोग होगा। तो अभी थोड़ी-सी और बात लास्ट में कर लेंगे इसके बारे में, भारत के बारे में, और जो भी बातें होंगी करेंगे लास्ट में। बट अब देखिए, अब बात करते हैं हम चाइना की। तो भारत की हमने बात कर ली, अब हम चाइना की बात करते हैं। चीन की राजनीतिक व्यवस्था और सेंसरशिप। जब हम में कानून के शासन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या एक पार्टी के नेतृत्व वाले सत्तावादी शासन में कानून का शासन हो सकता है। यह बड़े पैमाने पर तर्क दिया जाता है कि एक चीनी राज्य मॉडल अंतर्निहित प्रवृत्तियों पर आधारित है, जहां सरकार द्वारा एक मजबूत निगरानी और सेंसरशिप मॉडल का अभ्यास यानी कि प्रयोग किया जाता है। एक दलीय राज्य मॉडल को देखते हुए चीनी राज्य पर निगरानी का एक आदर्श मॉडल होने पर हमेशा सवाल उठते हैं, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की कोई गुंजाइश नहीं होती। भारत के विपरीत, जहां संवैधानिक गारंटी का पूरा सेट संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है और कोई भी कार्यकारी कार्यवाही कानून सिद्धांतों के शासन के अधीन होनी चाहिए। दूसरी ओर चीनी मॉडल मोटे तौर पर पार्टी शासन और उसके सत्तावादी चरित्र की रक्षा के लिए मजबूत सेंसरशिप मॉडल को मंजूरी देता है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, जब हम चीन की बात करते हैं, जब हम चाइना की बात करते हैं, तो लोकतंत्र जैसा शब्द तो मन में ही नहीं आता। मन में क्या आता है? जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वही आते हैं, लाल लाल चीज़ें चारों तरफ हमें दिखाई देती हैं, उनका झंडा दिखाई देता है, और एक चीज़ दिखाई देती है, वहाँ की आर्मी। मेरा कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर जब हम चीन की बात करते हैं तो माइंड में हमें हमेशा एक सत्तावादी सरकार दिखाई देती है, जिसमें हम कहीं नहीं देख सकते कि हमें कहीं दिखाई नहीं देता कि वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसके द्वारा वहाँ पर सेंसरशिप का प्रयोग ना किया जाए, या लोगों की जो सूचना या जो मीडिया के द्वारा जो भी उन्हें न्यूज़ मिलती है उसको फ़िल्टर ना किया जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, और ये बात बिल्कुल सही भी है। चाइना में यहाँ तक कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, अब मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मेरे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने कहा था कि चाइना में जो न्यूज़पेपर्स हैं वो फ्री में बांटे जाते हैं। अब खुद सोचिए, जो सरकार है वहाँ की वो न्यूज़पेपर खुद फ्री में बांट रही है, तो इसका मतलब क्या है
कि वो अपने न्यूज़ चैनलों को पूरी तरह नियंत्रित करके रखती है, क्या चीज़ें छापनी है क्या नहीं छापना, ये सारी चीज़ें वो करती है। तो यहाँ पर हमेशा एक डाउट रहता है कि क्या चीन में कानून का शासन हो सकता है? क्योंकि जब हम भारत में देखते हैं तो भारत में तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा का पूरा संविधान है जो इतने सारे अधिकार दे देता है भारतीयों को कि भारतीय उसकी लड़ाई के लिए एक न्यायालय जा सकते हैं। भले ही सरकार कुछ समय के लिए सरकार सेंसरशिप लगा सकती है किसी चीज़ पर। अगर वो सेंसरशिप गलत है तो न्यायालय में उसको उसका विरोध भी किया जा सकता है भारत में, और फिर कार्रवाई जो होती है पूरी निष्पक्ष होती है वो। तो भारत में तो चीन की जब हम तुलना करते हैं भारत से, तो भारत तो बहुत ऊपर दिखाई देता है। और दूसरी ओर जब हम चाइना को देखते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें लगभग बैन हैं। हम इंडिया में जो चीज़ें देखते हैं यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या दूसरी जो चीज़ें हैं वहाँ पर बैन है, गूगल तक वहाँ नहीं है। और अगर वहाँ पर गूगल जैसी चीज़ है भी, यूट्यूब जैसी डुप्लिकेट चीज़ें हैं भी, टिकटॉक वगैरह है भी, या दूसरी चीज़ें जो भी हैं चाइना में, तो वो पूरी तरह किसके नियंत्रण में है? जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके नियंत्रण में है। वहाँ का पूरा सिस्टम उन लोगों ने बना के रखा है। उनका पूरा हर चीज़ पर वो नियंत्रण करके रखते हैं, निगरानी रखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ ना चली जाए जिससे कि वहाँ के लोगों को उन उनका शासन बेकार लगने लगे। मतलब एक जो रैशनैलिटी होती है, रैशनैलिटी का मतलब होता है एक तर्क करने की पावर। अब अगर हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में आप पाओगे कि आपको सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर मतलब आप सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, सुन सकते हो, और जो आपको ठीक लगे आप अपने माइंड में उसको बैठा सकते हो। ये नहीं है कि आप विद्रोह कर दोगे। अगर आपको किसी मान लीजिए आपको अगर मोदी जी का शासन अच्छा नहीं लग रहा तो आप विद्रोह कर दोगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, फिर भी आपको स्टडी करने के लिए आपको मटेरियल दिया जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है या सत्तावादी व्यवस्था क्या है, कि आज की सरकार क्या सही कर रही है क्या नहीं कर रही। इस पर बहसें भी हो सकती हैं, इस पर कई सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आपको एक सोचने आपकी जो सोच है वो डेवलप हो सकती है ऐसे एनवायरनमेंट में। पर दूसरी तरफ हम जब चाइना को देखते हैं तो वहाँ पर वहाँ के नागरिकों की ऐसी रैशनैलिटी पैदा नहीं हो सकती जिसमें वो सभी शासन व्यवस्था को समझ सकें, अपनी शासन व्यवस्था को सही से समझ सकें या सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकें। तो ऐसी रैशनैलिटी उनमें पैदा नहीं हो पाए। इस वजह से वहाँ पर इन सभी चीज़ों को कंट्रोल में करके रखा है। मीडिया को बहुत बुरी तरह से स्ट्रांगली सरकार ने अपने अंडर में रखा है। इसके साथ ही दोस्तों एक यहाँ पर एक आयाम ये भी है, एक पहलू ये भी है कि चीन में कुछ कानूनी सुधार भी किए गए हैं। हालाँकि उनको लेकर चीन में कई बार डिबेट भी हुई है कि क्या जो कानूनी सुधार किए गए हैं, वो लोगों की स्वतंत्रता लोगों को दे रहे हैं पूरी तरह या नहीं। तो चीन में इसको लेकर कुछ डिबेट भी हुई हैं, जिसमें कहा जाता है 2 डिबेट मुख्य रूप से प्रमुख हैं, जिसमें कहा जाता है कि चीन में कानूनी सुधार की बजाय आर्थिक बढ़ोतरी को ज़्यादा मतलब बढ़ाया गया है। उन्होंने और दूसरा जो डिबेट है उसमें ये भी है कि जो स्वतंत्रता है उसकी बजाय आर्थिक स्थिति को ही सुधारने में ज़्यादा बल चीन ने दिया है। तो इस तरह ये डिबेट है जिसका कंक्लूज़न होता है कि जो भी मतलब कानूनी सुधार वगैरह किए जा रहे हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा कानूनी सुधार नहीं है जिससे कि लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठा पाएँ, अपने विकास का आनंद उठा पाएँ। तो लोगों को एक आर्थिक वृद्धि तो दी जा रही है, बट उसमें एक कानून के सुधार की कमी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर चीन में अभी दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें चीन के न्यायालय की स्थिति की कि आखिर वहाँ की जो अदालत है उसकी क्या स्थिति है। तो स्थिति भारत के अगर हम कंपैरिजन करें तो भारत के कंपैरिजन में तो चीन का न्यायालय कुछ भी नहीं है। देखिए चीन क्या है कि चीन में सब कुछ जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी के का जो महासचिव होता है वो पूरे देश में सब कुछ होता है। कम्युनिस्ट पार्टी सब कुछ है, और कम्युनिस्ट पार्टी का जो महासचिव होता है वो भी पूरे देश का सब कुछ होता है। इस समय जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं, जो वहाँ के सेनापति हैं, वो सब कुछ एक ही आदमी है, शी जिनपिंग। तो आप समझ पा रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक सत्तावादी प्रणाली बन चुकी है चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन पावर है वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत है। ऐसा नहीं है कि चीन में मतलब
अदालत न्याय नहीं करती या कानूनी सुधार थोड़ा बहुत भी नहीं हुआ है कानूनी सुधार। अदालतें जो हैं वो न्याय भी देती हैं लोगों को। बट क्योंकि मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ही सब कुछ है, सारी पावर ये अपने हाथ में रखती है, तो इससे होता ये है कि अगर कल को सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट है यहाँ का, अगर वो कुछ कार्यवाही करते हुए लोगों की स्वतंत्रता पर बल भी दे देता है, तब भी उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर सरकार के आड़े आता है वहाँ का कोर्ट, तो वहाँ का कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, सरकार ही जीतेगी। इंडिया में क्या है कि जो न्यायालय, न्यायपालिका है, विधायिका है और जो कार्यपालिका है, वो तीनों बराबर हैं। कभी कभी ऊपर नीचे होता है, कभी कभी अदालत जो है, न्यायपालिका जो है, वो कार्यपालिका और विधायिका से भी ऊपर उठ जाती है। कई सारे मामले आप देखोगे इतिहास में कि जो सुप्रीम कोर्ट रहा है, कई सारे मामलों में, जैसे केशवानंद भारती मामला ले लो या दूसरे मामले ले लो, उसमें अदालत ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। अदालत ने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी को खड़ा किया गया, तो अदालत ने तो वहाँ पर भी सज़ा सुना दी, वहाँ पे भी उनके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया वहाँ पर भी। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा था कि यहाँ पर एक प्रमुख भूमिका भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो निभाता है। इसके साथ ही जब भारत में गठबंधन की सरकार बनती थी, आपको पता ना एक दौर था गठबंधन की सरकार बन रही थी। अब लगभग अगर हम एक दशक छोड़ दें, जो मोदी जी का जो अभी कार्यकाल है, इसके मोदी जी से जो पहले का जो अगर हम देखें कुछ, तो 1990 के बाद से हम देखेंगे कि भारत में गठबंधन की सरकार बन रही थी, मतलब कई सारी पार्टियां मिलकर सरकार बना रही थी। तो ऐसे में जो कार्यपालिका थी वो कमज़ोर हो गई थी भारत में, और न्यायपालिका और जो विधायिका, न्यायपालिका जो थी वो काफ़ी ताकतवर हो गई थी। और फिर अब अगर हम देखें तो जो कार्यपालिका है वो मजबूत है, अदालत जो है, न्यायालय जो है, वो एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है भारत में। बट अभी हम देखते हैं तो कार्यपालिका मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि अब जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो एक फुल बहुमत के साथ आए हैं। तो इस बार जो पार्टी है केंद्र में, उसके पास क्या है, पूरा बहुमत है। तो इस बार कार्यपालिका का थोड़ा सा जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी है। तो भारत में ये चलता रहता है, अगर एक कमज़ोर होता है तो दूसरा ताकतवर हो जाता है। बट फिर भी भारतीय संविधान में तीनों को, जो तीनों अंग हैं सरकार के, उसको बराबर अधिकार दिए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि चीन की न्यायपालिका की। तो चीन की जो न्यायपालिका की स्थिति है वो घट जाती है क्योंकि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो संविधान है उसमें कई सारे अधिकार न्यायपालिका को दिए हैं, बट फिर भी उसके अधिकार पर जो हावी जो चीज़ है वो है वहाँ की सरकार। इसके अलावा जो न्यायाधीश वगैरह हैं वो उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है, उतनी ज़्यादा क्षमता या योग्य नहीं है जितने न्यायपालिका के न्यायाधीशों को होना चाहिए। इसके साथ ही कई बार भ्रष्टाचार जैसे मामले भी चीन के न्यायपालिका में या न्यायालय में सामने आते रहते हैं, और उस पर कई बार कई तरह के सवाल भी उठाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चीन में न्यायपालिका की क्या स्थिति है और सेंसरशिप का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे शॉर्ट में पीआरसी कहा जाता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में सेंसरशिप पीआरसी की सत्तारूढ़ पार्टी, जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी द्वारा लागू या अनिवार्य है। तो वहाँ पर सीसीपी जो ये पार्टी है, इसके द्वारा वहाँ पर सेंसरशिप लागू है। सरकार मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से सामग्री को सेंसर करती है, जैसे कि राजनीतिक विरोध को कम करना और सीसीपी के प्रतिकूल घटनाओं को सेंसर करना, जैसे कि 1989 के तियानमेन स्क्वायर विरोध। अब तियानमेन स्क्वायर जो विरोध है दोस्तों, इसे आप समझ सकते हैं कि इसमें हजारों लोगों को, एक लोग जो हजारों लोग थे वो विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। अब रात को क्या होता है, तियानमेन चौक पर सेना को बुलाया जाता है, जो पीएलए है उसको बुलाया जाता है, जो सेना आर्मी है वहाँ की उसको बुलाया जाता है चाइना की, और सुबह ही, या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट सुबह ही उस फिर गोलियाँ चलाई लगातार अंधाधुंध उन आंदोलनकारियों के विरुद्ध गोलियाँ चलाई जाती हैं। इसके अलावा नरसंहार, चीन में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन, उइगर नरसंहार, उइगर जो मुस्लिम हैं उनका नरसंहार, तिब्बत में मानवाधिकार, ताइवान स्वतंत्रता आंदोलन, फालुन गोंग और हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन। तो ये बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जिन घटनाओं को चीन में बड़े रूप से सेंसर किया गया है। इसके अलावा किया जाता है, बहुत सारी जो घटनाएं उसको सेंसर किया जाता है।
जब से शी जिनपिंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, 2012 में बने थे, सेंसरशिप को काफ़ी बढ़ा दिया गया। सरकार के पास व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम सभी मीडिया पर सेंसरशिप है। इसमें टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, रेडियो, फिल्म, थिएटर, टेक्स्ट टेक्स्ट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो गेम, साहित्य और इंटरनेट शामिल हैं। चीनी सरकार का दावा है कि उसके पास अपने क्षेत्र में इंटरनेट की सामग्री को नियंत्रित करने का कानूनी अधिकार है और उनके सेंसरशिप नियम उनके नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। अब चीन में देखिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों पर जो भी मैंने आपको बताया, टेलीविज़न हो, प्रिंट मीडिया हो, फिल्म हो, मैसेजिंग हो, वीडियो गेम हो, इंटरनेट हो, इन सभी पर सेंसरशिप लगाई गई है। और चीनी सरकार दावा करती है कि हम अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने क्षेत्र में इंटरनेट को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कानूनी अधिकार है। कई बार अमेरिका हो गया, दूसरे देश हो गया, वो चीन को बोलते हैं कि तुम अपने यहाँ मतलब खुलापन क्यों नहीं ला रही, ये है वो है, तो वो कहता है कि हम अपने क्षेत्र में नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे पास ये अधिकार है। सरकारी अधिकारियों के पास एक आंतरिक दस्तावेज प्रणाली के माध्यम से बिना सेंसर की गई जानकारी तक पहुंच होती है। अब सरकारी जो अधिकारी हैं, जिन भी सूचनाओं पर सेंसरशिप नहीं लगाई जाती है, वो उन सूचनाओं की जानकारी ले लेते हैं, उनमें देखते हैं सब कुछ सही है, ठीक है, नहीं है, तो उस हिसाब से वो सेंसरशिप लगाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं, इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब आप समझिए, भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब अलग होगा, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अलग। चाइना के कॉन्टेक्स्ट में सही या गलत का मतलब है कि उनकी सरकार के लिए जो भी चीज़ गलत है, सरकार के लिए कैसे कि उनकी जो जनता है, कहीं वो उनमें ऐसे समझ ना आ जाए जिसमें वो अपनी शासन प्रणाली के विरुद्ध हों। इसके अलावा वो इतने ज़्यादा जागरूक ना हों जिससे कि उनमें रैशनैलिटी की क्षमता पैदा हो, तो ये चीज़ें उनके लिए ख़तरनाक हैं। हालांकि वो बात दूसरी है कि भाई ये इंटरनेट है, ये मीडिया है, ये कोई भी चीज़ छुपने नहीं देता है। अब हमको इतनी सारी जानकारी है तियानमेन चौक के बारे में, हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में, तो ये कहाँ से हमें पता चला? मीडिया के माध्यम से। कि भले ही कितनी ही सेंसरशिप लगा ले चाइना या कोई भी देश, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो ही जाती है। मीडिया इतना ताकतवर है। चाइना में भी ऐसे कई सारे समूह हैं, हैकर हैं, जो वहाँ की कई सारी चीज़ें हैक करके पब्लिश करते हैं। 2022 तक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने चीन को विश्व स्तर पर सबसे कम प्रेस स्वतंत्रता वाले 10 देशों में से एक के रूप में स्थान दिया। तो एक रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने जो 10 देशों की श्रेणी बनाई थी, लिस्ट बनाई थी उन्होंने, कि सबसे कम जो 10 देश हैं जिन्होंने प्रेस को, जो मीडिया है, प्रेस है जो, उसको कम से कम स्वतंत्रता दी है, तो उसमें चीन भी शामिल था। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने काफ़ी बातें समझ ली होंगी चीन के बारे में। चीन के बारे में मैंने जो भी बातें की, आई होप आप समझ गए होंगे कि चीन में किस तरह की सेंसरशिप लगाई जाती है। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत लोग पहले से इसे जानते हैं कि चीन में बहुत ज़्यादा सेंसरशिप का प्रयोग किया जाता है, जो कि सही नहीं है ना। बट सही है या नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते, बट हमें बताना था कि वहाँ पर इस तरह की सेंसरशिप का प्रयोग किया जाता है। और वहाँ की शासन प्रणाली ही कुछ ऐसी है जिसमें कई सारी चीज़ों पर सेंसरशिप का प्रयोग किया जाता है। और भारत के संदर्भ में भी हमने ये सारी बातें समझ ली। अब हम बात कर लेते हैं जो सेंसरशिप है उसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पक्ष में बात की जाती है वो है वैमनस्य की रोकथाम। तो पहला जो पॉइंट है वो है वैमनस्य की रोकथाम। सेंसरशिप जो है वो आपत्तिजनक सामग्री के प्रकटीकरण की रोकथाम करके समाज में वैमनस्य को वैमनस्य को रोकता है, जो सांप्रदायिक कलह का कारण बन सकता है। अब देखिए, जो मनमुटाव होता है, जिसे हम कहते हैं कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी जाए समाज में, तो उससे सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, सांप्रदायिक भावना बढ़ सकती हैं। तो सेंसरशिप के माध्यम से इसकी रोकथाम होती है। इसके साथ ही राज्य की सुरक्षा देखभाल। इंटरनेट की सेंसरशिप सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने में मदद कर सकती है।
क्योंकि इंटरनेट सेंसरशिप बड़ी संख्या में अवैध गतिविधियों और इंटरनेट अपराधों को रोकने में मदद कर सकती है, इसीलिए यह समाज की स्थिरता के लिए अच्छा है। तो एक और फ़ायदा ये होता है सेंसरशिप का कि इससे राज्य की सुरक्षा होती है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि इंटरनेट के द्वारा कितने तरीकों की क्राइम हमें देखने को मिलते हैं। अब भारत सरकार कई सारे जो ऐप हैं, चाइना के ऐप हैं, दूसरी कंट्री के जो ऐप हैं, उनके ऊपर सेंसरशिप लगा देती है, उनको बैन कर देती है। तो इसका क्या मतलब है? अब इसका नॉर्मली तो एक चीज़ हम जो तर्क दिया जाता है, वो ये दिया जाता है कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना पड़ा है। कुछ अवैध संगठन या लोग गलत जानकारी जारी कर सकते हैं जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीति को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वही है कि कुछ फेक न्यूज़ वगैरह फैलाई जा सकती है जिससे कि पूरे देश को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से सेंसरशिप के ये कुछ प्रमुख फायदे होते हैं जिसे आप नॉर्मली आप खुद भी समझते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि विपक्ष में क्या तर्क दिया जाता है। तो विपक्ष में एक प्रमुख तर्क जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है ये। नैतिकता, रुचि और अरुचि की परिधि में भारत में व्यापक भिन्नता है। इसीलिए गहन सेंसरशिप का यह स्तर सभी भारतीय नागरिकों को, ये जो जिन भी देशों में ये अधिकार प्राप्त है लोगों को, उनको गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक जनादेश से बहुत दूर कर देता है। तो ये तर्क दिया जाता है कि भाई देखो, अब जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है किसी भी देश में हो, वो भारत ही नहीं, अमेरिका वगैरह भी ले सकते हो आप। तो किसी भी देश में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अगर आप सेंसरशिप का प्रयोग करते हो तो जो अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता है, अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, इसका हनन होता है, इस पर एक तरह से प्रतिबंध लगता है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर कहा जाए तो सेंसरशिप ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। बट अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं या जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो सेंसरशिप सही है, बट अगर उसका सही तरीके से प्रयोग भी किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार लोकतांत्रिक देशों में भी इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। ठीक है, बट फिर भी काफ़ी हद तक अगर हम जो सत्तावादी प्रणाली है उस हिसाब से देखते हैं तो लोकतांत्रिक देशों में इस तरह की जो सेंसरशिप का प्रयोग किया जाता है जिससे कि राज्य की सुरक्षा हो सके, लोगों में सांप्रदायिक दंगे वगैरह ना हो, तो ये काफ़ी हद तक ठीक होता है। बट फिर भी सेंसरशिप का जो प्रयोग होता है उसको करते समय जो अधिकारी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये नहीं कि नौकरशाह काफ़ी प्रबल होती है तो वो अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ पर सेंसरशिप लगा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से जांच होनी चाहिए और जो भी समूह हैं जिनके खिलाफ कोई फिल्म बनी है या जिनके पक्ष में बनी है, तो सबसे बातें होनी चाहिए, सबसे मतलब सलाह वगैरह लेकर चीज़ों में किस चीज़ पर सेंसरशिप लगानी चाहिए, किस पर नहीं लगानी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी शामिल होनी चाहिए। तो भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इन इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। बट जब हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना जैसी सत्तावादी प्रणाली में आप सेंसरशिप जो मतलब चाइना भी अगर सेंसरशिप लगाएगा तो वो तो यही कहेगा कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं, अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए लगा रहे हैं। बट वो जो सेंसरशिप लगाई जा रही है तो सही नहीं होगी वो। अगर जो तियानमेन चौक वगैरह पे स्क्वायर पर जो इतना बड़ा जो एक अटैक किया गया था जनता के ऊपर, जनता को पीछे ढकेलने के लिए सरकार के द्वारा जो नरसंहार किया गया था, वैसी न्यूज़ को दबाना ये अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि सरकार ने क्या किया। और हर तरह से, पूरी तरह से हर चीज़ पर नियंत्रण या सेंसरशिप लगाना, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि चीन की जो सत्तावादी पार्टी है वो अपने नागरिकों को वो नहीं चाहती कि उसकी सरकार गिरे, तो वो अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए ये सारे काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने पूरे अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करते हुए अपना पूरा टॉपिक कर लिया है। अब इससे वैसे बहुत बड़े क्वेश्चन भी नहीं आते और ये कॉमन चीज़ है जिस पर आप काफ़ी कुछ लिख भी सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हो सकता है कि कोई पॉइंट छूट गया हो, मेरे हिसाब से अगर कोई पॉइंट छूट गया हो दोनों ही भारत और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, तो प्लीज़ उसके लिए आप टाइम आप मत लगाइए। जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं आप उसी से अपना अभी आप स्टडी करो।
अगर कोई चीज़ छूट गई है, आपको कुछ पॉइंट अलग से मिलते हैं, तो आप उन पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। बट मुझे कुछ खास मटेरियल मिला नहीं था, इतना ही मटेरियल मेरे पास सेंसरशिप से रिलेटेड था। और अगर मैं ढूंढता तो वो आउट ऑफ माइंड जाता आप लोगों के, इसलिए मैंने इतना ही अपनी इस वीडियो में ऐड किया है। तो ठीक है, बाय। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।